गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से आप सबों का धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हमने क्लास 12 का भूगोल के प्रश्न देखे थे, जो कि सभी के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन थे और एससीईआरटी बेसिक थे। मैंने 22 चैप्टर पढ़ने हैं भूगोल में आप लोग को, जिसका पार्ट 1 मैंने बनाया था, उसमें 11 चैप्टर कवर करवा दिया हूँ। उन 11 चैप्टर को पार्ट 1 में कवर करवाया हूँ और आगे के जो 11 चैप्टर बचे हुए हैं उसे पार्ट 2 का नाम दिया गया है। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 12 से लेकर 22 तक इस चैप्टर को एक ही वीडियो में, करीब 1 घंटा के वीडियो बनेगी, उसमें कवर करवाता हूँ। तो आप लोग वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेंड करना ना भूलें अपने दोस्तों को, क्योंकि उनके इस वीडियो के माध्यम से सही प्लेटफॉर्म मिल सके और सही पढ़ने का नज़रिया प्राप्त हो सके। और जिन विद्यार्थियों को इन सबों का PDF चाहिए, वो एक नंबर मैं दे रहा हूँ, उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप लोग नंबर PDF की प्राप्ति कर सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं 94 310 70 261। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर और जो कॉस्ट लगते हैं वो कॉस्ट प्राइस पेमेंट करके इस वीडियो को, या और किसी भी SCRT लेवल पे 9th-10th के, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, जितने सारे PDF हैं आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। कुछ पेमेंट रिसीव करने पड़ते हैं, वो आप लोग खर्चे करके कर सकते हैं और ज़्यादा नहीं। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, जो आगे पार्ट 2 का नाम दिया गया है इस ज्योग्राफी क्लास 12th वालों को। तो इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो SCRT लेवल पर हैं और पूछे गए हैं। तो चलिए ठीक है, इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, उस चैप्टर का नाम है प्रवास, जिसे प्रकार, कारण और परिणाम, इस चैप्टर का ये नाम है। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है हमारा, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे अप्रवासी कहते हैं। इस चैप्टर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? तो उसका पुरुष प्रवास का कारण क्या हो सकता है? तो इसमें ये शिक्षा भी है, रोजगार भी है, व्यवसाय भी है। देखा जाए तो इनमें से सभी आंसर जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? तो किस देश में हो जाएगी? हमारा न्यूजीलैंड में हो जाएगी, अप्रवासियों की संख्या कम है। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, भारत में स्त्रियों का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक होता है? स्त्रियों का जो प्रवास होता है वो हमारा ग्रामीण से ग्रामीण में होता है। ऑप्शन नंबर A के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नांकित में किस राज्य से उत्तर प्रवासियों की संख्या अधिक है? उत्तर प्रवासियों की संख्या हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर B के साथ। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपने मूल स्थान से निकलकर अन्यत्र बस गए? कितने प्रतिशत है? तो वो 30% है। ऑप्शन नंबर B के साथ आंसर जाएगा हमारा। 7 नंबर देखते हैं, प्रवास से संबंधित जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किस वर्ष हुआ? वह हुआ था 1961 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर हमारा कहता है, प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश किस वर्ष की जनगणना में किया गया था? वह वर्ष था 1981। ऑप्शन नंबर C के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2001 की जनगणना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत अप्रवासी पड़ोसी देशों के हैं? कितना प्रतिशत? तो 95.5% है। ऑप्शन नंबर D। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? पुरुष प्रवास का मुख्य कारण हो जाएगा वो काम और रोजगार। चलिए 11 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? पर्यटन नगर, घूमने वाला नगर कौन है? तो यहाँ पर हमारा इस जो ऑप्शन दिया हुआ इनमें से नैनीताल है। ऑप्शन नंबर A के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? कौन से राज्य में आते हैं? वो तो हमारा महाराष्ट्र में आते हैं। अप्रवासी मतलब बाहर से घूमने वाले आते हैं, महाराष्ट्र राज्य में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? किस नगरीय समूह में? मुंबई और मुंबई नगरीय समूह, अभी भी चर्चा हुआ है उन पर में, मुंबई के बारे में, जहाँ प्रवासी लोग ज़्यादा आते हैं।
अप्रवासी, तो वहाँ जनसंख्या उसकी अधिक है। मुंबई नगरीय समूह ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए 14 नंबर आंसर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी को प्रमुख प्रदूषक है? कौन सा नगर है? तो हमारा वाराणसी है, जहाँ पर बहुत सारा गंगा का प्रदूषित करने का कारण पाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो उसे प्रवास कहलाता है, एक स्थान दूसरे स्थान पर जाने के लिए। 16 नंबर देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाख लोगों का प्रवास हुआ है? कितने लाख लोगों का? 50 लाख लोगों का प्रवास हुआ है। 17 नंबर देखते हैं, भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं? पड़ोसी देश की बात कर रहा है तो यहाँ पर हमारा बांग्लादेश हो जाएगा पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा प्रवासी आए हैं बांग्लादेश में। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है, भारत के कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं? कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं? तो 2 करोड़। 2 करोड़ लोग 110 देशों में फैले हुए हैं। जनसंख्या स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है। 20 नंबर देखते हैं, सर्वाधिक प्रवास हुआ है, सर्वाधिक जो प्रवास हुआ है वो ऊपरी गंगा की घाटी का हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? उस महाद्वीप का नाम है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको, ये 21 नंबर ही लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर चैप्टर में। तो 13 नंबर चैप्टर हमारा कहता है, 13 नंबर चैप्टर का जो नाम है मानव विकास। मानव विकास का पहला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में किस में शिक्षितों को प्रतिशत अधिक है? शिक्षकों का प्रतिशत किस में अधिक है? तो हमारा केरल में हो जाएगा, क्योंकि केरल में शिक्षित जो है एजुकेटेड रेट वो 93% है, 93 पॉइंट समथिंग है, देख लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा शिक्षित कहाँ है? केरल में है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है? मानव विकास सूचकांक निम्नतम हो जाएगा हमारा बिहार में हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया था? उसका प्रकाशन 1990 में किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये 74 से 04, 74.04% है, यहाँ पर पॉइंट दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो हो जाएगा 65.46, ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केरल का साक्षरता दर कितनी है? जी अभी ऊपर उस क्वेश्चन की चर्चा हुई है, 93 पॉइंट समथिंग मैंने बोला था, यहाँ 93.09% है ये केरल की साक्षरता दर, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड रेट है। ज़्यादा शिक्षित लोग कहाँ हैं? तो केरल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि निम्नतम है, उच्चतम है? यहाँ उच्चतम की चर्चा किया है, किस एक की कोटि उच्चतम हो जाएगा? हमारा केरल की। चलिए 8 नंबर देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? स्त्री की साक्षरता निम्नतम हमारा किस में हो जाएगा? हमारा बिहार में ही हो जाएगा। वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्त्री साक्षर हैं, मतलब कि सबसे कम पढ़े लिखे औरत ही हैं, वो बिहार हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर कहता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? किस एक में 0 से 6? तो हमारा हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा में सबसे लिंग अनुपात निम्नतम है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? वो केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया है तो हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर एजुकेटेड दर है। चलिए केरल का मानव सूचकांक कितना है? तो केरल का मानव सूचकांक 0.638, ऑप्शन नंबर सी के साथ। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन करता है, बिहार में साक्षरता दर कितनी है? ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ सब क्वेश्चन, वो सब में हमारा क्वेश्चन ये मिलता गया है। तो ये सब चलिए आसान सा एक बार माइंड में सेट कर लीजिए, तो बार बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिलते रहेगा, आपको दोबारा याद करने की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिहार की साक्षरता दर पूछा है तो 63.8%, ये हमारा बिहार का साक्षरता दर है। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा हमारा मानव विकास कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान कौन सा है? तो
15वां स्थान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, 15 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। अब केंद्र शासित में तो ये किसकी है, तो होगा लक्षद्वीप का। तो यहाँ पर ऑप्शन में लक्षद्वीप नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। केंद्र शासित में साक्षरता दर सबसे अधिक किसका है, तो लक्षद्वीप का है। चलिए आगे आते हैं। मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है। मानव विकास का मानव सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन कहता है, भारत का कुल प्रजनन दर वर्ष 2013 में क्या था। 2013 में प्रजनन वर्ष था 2.3। यह हमारा 2.3 था। ऑप्शन नंबर डी के साथ इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 14 देखते हैं। 14 में चैप्टर कहता है हमारा, मानव बस्तियाँ, मानव के बस्ती हैं जो घर द्वार हैं वो कितने प्रतिशत हैं, कैसे कैसे हैं, उसकी चर्चा किया गया है। चलिए तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है, या किस प्रकार की प्रधानता, कृषि प्रधानता पाई जाती है। जो बस्ती है, गांव घर है, वहाँ पर हमारा कृषि खेती बहुत ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं, पठारी और पहाड़ी भाग में मुख्य रूप से किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती है। तो वहाँ परिक्षेपित प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। मेगानगर जिसको है उसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन करता है, 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहा जाता है। जिसकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख है तो उस नगर को क्या कहा जाएगा, उस नगर को महानगर कहा जाएगा। जो सबसे ज़्यादा होगा, नगर से भी बड़ा होता है महानगर। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर कहता है, 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को क्या कहते हैं। जो 1 लाख से अधिक है, 1 लाख से अधिक होगा तो उसे हम लोग कहेंगे नगर, या प्रथम वर्ग का नगर कहेंगे। किस वर्ष के बाद जमशेदपुर जैसे आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म हुआ था। 1850 के बाद। ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर देखते हैं, निम्नांकित में कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। इसमें से कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। वो क्या है, चीन की सीमा पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि धारावी मलिन बस्ती कहाँ है। धारावी कहाँ है, धारावी हमारा मुंबई में है, क्योंकि धारावी मलिन क्या, मलिन बस्ती एक गांव है धारावी, जो कि झुग्गी झोपड़ी से बना हुआ है, वो हमारे मुंबई में है। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। बुंदेलखंड जो है हमारा वो एमपी में पड़ता है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे बस्ती में गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर देखते हैं, निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर। उत्तर भारत में अवस्थित कौन सा नगर है, तो हमारा आगरा हो जाएगा, जो कि उत्तर भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर, गाजियाबाद एक उदाहरण है। तो गाजियाबाद में क्या होता है, वो किस लिए प्रसिद्ध है गाजियाबाद, तो सैटेलाइट अनुवंशी नगर का, सैटेलाइट के लिए गाजियाबाद फेमस है। 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में स्थित। मेरठ कहाँ है बोलता है, तो मेरठ जो महानगरीय शहर है वो हमारा उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कहता है क्वेश्चन 13 नंबर, निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है। निम्न में से प्राचीन राजधानी नगर कौन है, तो ये पटना। प्राचीन बहुत पुराना नगर है, वो हमारा पटना है। किस पर्वत पर ऊंची पर्यटक केंद्र अवस्थित है। कौन सा पर्वत हो जाएगा, वो नीलगिरी की पर्वत। नीलगिरी की पर्वत पर हमारा ऊंची चोटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। राजधानी नगर हमारा कौन है, तो इसमें से चंडीगढ़ राजधानी नगर है, बाकी सब हमारा राजधानी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देते हैं, तमिलनाडु का मैनचेस्टर हम लोग कोयम्बटूर को बोलेंगे। 17 नंबर, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है। उत्तर पूर्व की बात किया गया है, तो ये हमारा त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछा है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या होती है 8, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, आप लोग 7 मार सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिकिर पहाड़ी अवस्थित है। मिकिर पहाड़ी कौन सी जगह पर अवस्थित है, तो मिकिर कहाँ होगी, ये हमारा असम में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सागर तट पर अवस्थित है। कौन सागर के तट पर अवस्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा
मुंबई। मुंबई क्या है कि अरब सागर के तट पर है। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, माउंट आबू निम्न में से किस प्रकार का नगर है? माउंट आबू जो हमारा पर्यटन नगर है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा इसके आंसर। हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर को कहते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों शहर, उसको हम लोग जुड़वा शहर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है पिलानी नगर का संबंध, पिलानी नगर जो है उसका संबंध किससे है? वो किस टाइप का शहर है? वो हमारा शैक्षिक नगर है, शैक्षिक नगर। ऑप्शन नंबर 4। नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? किस प्रतिरूप के होते हैं? तो ये हमारा हो जाएंगे पंखा प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने गांव हैं? भारत में कितने गांव हैं 2001 में? तो 5.12 लाख। ऑप्शन नंबर बी के साथ इतने गांव हैं हमारे भारत में। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक गांव किस जनसंख्या वर्ग में है? सर्वाधिक जो गांव है किस जनसंख्या वर्ग में? तो 1000 से कम। जिसकी जनसंख्या क्या है 1000 से कम होगी उसे वहाँ की संख्या बहुत ज़्यादा है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? सुप्रलेखित प्राचीनतम कौन है? तो सिंधु घाटी है। चलिए इस चैप्टर का भी 14 नंबर चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, बाबा बुदन पहाड़ी। जो बाबा बुदन की पहाड़ी है वो हमारा कहाँ है? वो हमारा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो इस प्रकार इस चैप्टर को भी समाप्त कर दिए। अब चलिए आगे चैप्टर बढ़ते हैं। उस चैप्टर है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का जो नाम है वो हमारा भू संसाधन तथा कृषि, भू संसाधन और खेती के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 15। सारे के सारे चैप्टर जो है भूगोल के वो इम्पोर्टेंट है। इसमें खेती के बारे में आपको दिया गया है, कौन सी फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, किस फसल में कितनी नमी होती है, कैसे बोई का टाइप होता है, वो सब इस सब चर्चा किया गया है सब चैप्टर में ही। तो आप लोग स्किप ना करें वीडियो को और सारे चैप्टर को लाइन बाय लाइन MCQ टाइप में पढ़ते चलेंगे। चलिए इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन कहता है रबी फसल की बुआई कब होती है? देखिए इसके बुआई के बारे में पूछा है कि रबी की फसल कब बुआई जाती है? या अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है। और कटाई के बारे में पूछेगा तो इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। इसे मार्च अप्रैल जो है इसमें कटाई होती है, जो हल्की गर्मी आ जाती है उस टाइम इसकी कटाई होती है। चलिए आगे चलते हैं। गेहूँ फसल 2 नंबर क्वेश्चन है, गेहूँ की फसल का उदाहरण कौन है इसमें? तो रबी, गेहूँ रबी का फसल होता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य, चावल उत्पादक जो होता है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए 4 नंबर चैप्टर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो कपास में गुजरात है। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस में टैनिन पाई जाती है? टैनिन किस में पाई जाती है? हमारा चाय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है? सकल आय में कृषि का जो योगदान हो जाएगा कितना प्रतिशत हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर सी के साथ। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कृषि के अंतर्गत कौन आता है? कृषि के जो अंतर्गत आएगा वो आएगा मेरा पशुपालन। देखिए पशुपालन आएगा, इनमें फसलों का उत्पादन भी हो जाएगा, कृषि के अंतर्गत मत्स्य पालन भी हो जाएगा। ये तीनों आएंगे तो इनमें से सभी का ऑप्शन हम लोग टिक आउट करेंगे। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो बताया किससे संबंधित है? तो फल और सब्जियों से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी। खरीफ फसल की ऋतु क्या है? अब बोला कि खरीफ फसल कब बोया जाता है? ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, खरीफ फसल कब बोया जाता है? तो ये जून से सितंबर में बोया जाता है। ऑप्शन नंबर 9 का डी। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल का उदाहरण देना आती है हमारा कपास जो हो जाएगा रेशेदार फसल हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? हरित क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था? तो हुआ था हमारा 1967 से 68 के बीच। चलिए किस फसल की खेती में बुआई का समय कम तापमान चाहिए? जो बुआई का तापमान कम चाहिए वो हमारा गेहूं की फसल की खेती में। गेहूं की खेती करेंगे तो उसमें हमारा कम तापमान चाहिए, इसीलिए इस गेहूं को हम लोग ये अक्टूबर के आसपास नवंबर में बोते हैं, तो उसमें टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंडे के दिन रहते हैं। चलिए 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र, गन्ना का कौन सा राज्य है सबसे अधिक है? तो हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? पहाड़ी ढाल पर जो होती है वो हमारा चाय की खेती होती है, इसलिए देखते हैं कि असम दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है वो पहाड़ी पर है, ढालों पर है, तो वहाँ पर असम में ज़्यादा चाय होते हैं। भारत विश्व का कितना प्रतिशत चावल उत्पादन करता है? चावल उत्पादन कितना प्रतिशत करता है? तो 21 से 2% ये हमारा चावल उत्पादन करता है।
चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वल्लाम कानी जिसे नौका दौड़ भी कहते हैं, तो यह नौका दौड़ किससे संबंधित है? तो ये हमारा केरल से हो जाएगा, क्योंकि केरल के जो नदी होते हैं, तालाब होते हैं, वहाँ पर लंबे लंबे नौका जो जहाज़ होते हैं पानी वाले, उसे दौड़ कर एक कंपटीशन होता है, उस टाइप का एक खेल होता है जिसे नौका दौड़ या वल्लाम कानी कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य। ज्वार का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ज्वार हमारा होता है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन होता है, गेहूं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में चाय की खेती कहाँ से प्रारंभ हुई? 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, चाय की खेती जो हमारा कहाँ से प्रारंभ हुई? ये हमारा प्रारंभ हुई थी ब्रह्मपुत्र की घाटी से, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरेबिका किससे संबंधित है? तो अरेबिका एक कॉफ़ी का एक प्रकार है, कॉफ़ी का एक टाइप है, उससे संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? जूट का उत्पादक कौन करता है? तो असम करता है हमारा सबसे ज़्यादा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत, सिंचाई का जो मुख्य स्रोत होता है वो हमारा नहर है। नहर के द्वारा सिंचाई का अच्छा से उत्पादन, ये सिंचाई का स्रोत है नहर के द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य। गेहूं का उत्पादन इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? जूट का उत्पादन हमारा कौन सा क्षेत्र हो सकता है? तो गंगा का जो डेल्टा का इलाका है, गंगा के डेल्टा का इलाका, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देते हैं। फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में है? फल और सब्जी का जो विस्तार होता है हमारा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस लिए प्रसिद्ध है? बांस का ड्रिप सिंचाई करेगी, वो कहाँ प्रसिद्ध है? वो हमारा मेघालय में है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा इसके आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति से कौन संबंधित? मत्स्य पालन, मछली पालन जो हमारा नीली क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? वो हमारा भारतीय कृषि का जो समस्या हो जाएगा, निम्न उत्पादकता, विखंडित और अनियमित अनियमित मानसून, ये तीनों हमारा भारतीय कृषि का एक समस्या है। तो उपरोक्त सभी का ऑप्शन टिक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? तो भूमि उपयोग संवर्ग में कौन नहीं है? तो मैदानी भूमि, ऑप्शन नंबर ए। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो इस फसल का नाम है हमारा कपास को उजला सोना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? मूंगफली का जो उत्पादक होता है हमारा गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? इस प्रकार की जो प्रथा होगी उसे झूम खेती कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी हमारा तमिलनाडु है, और इस नीलगिरी की जो ऊपरी चोटी है उसे दोदा बेटा कहते हैं। नीलगिरी की ऊंची चोटी दोदा बेटा, और ये दोदा बेटा क्या है? दक्षिण भारत की जो साउथ की है दूसरी ऊंची चोटी है। तो उसकी पहली जो हो जाएगी वो अन्नामलाई में अन्नामलाई पर्वत है, वो तमिलनाडु में है, उसकी जो ऊंची चोटी हो जाएगी वो अन्नामुड़ी हो जाएगी। और ये दोदा बेटा नीलगिरी की है, वो दूसरी नंबर की साउथ की, मतलब दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है। चलिए आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, 34 नंबर कहता है, बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बागान में लगता है? जो बीटल लगता है हमारा कहवा में लगता है। कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो दक्कन का क्षेत्र है। दक्कन का पठार ये कहाँ है? महाराष्ट्र और ये कर्नाटक के एरिया में फैला हुआ है दक्कन का पठार। तो ये क्या है? कपास उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झूमिंग कृषि की जाती है, झूमिंग कृषि जो की जाती है कहाँ की जाती है? वो असम में की जाती है, असम, जिसे असम बोला गया है, असम में होती है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? जो धान का कटोरा के बारे में पूछा है तो कृष्णा गोदावरी के डेल्टा वाले क्षेत्र को धान का कटोरा कह सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति जो हो जाएगा बागवानी कृषि से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा राज्य वो हमारा पश्चिम बंगाल। रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी पूछ चुका है। गन्ना का बारे में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्न से कौन फसल एक पेय पदार्थ है? इसमें पीने वाला पदार्थ कौन है? तो ये हमारा चाय हो जाएगा। बाकी गन्ना तो चूसने वाला है, और गेहूँ जो होता है वो खाने वाला है, आटा जिससे बनाया जाता है। चलिए और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन जो हमारा 41 है, कहता है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुआ था 1960 के दशक में हुआ था हरित क्रांति की शुरुआत। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 15 भी हमारा ख़त्म हो गया। चल आगे देखते हैं।
चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 हमारा कहता है, क्या कहता है चैप्टर नंबर 16? कहता है इसका पहला क्वेश्चन जो है जल संसाधन है। इस चैप्टर का जो नाम है जल संसाधन है। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारक है? अम्ल वर्षा का एक कारक है तो ये वायु प्रदूषण हो जाएगा हमारा अम्ल वर्षा का एक कारक। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? ये हमारा गंगा नदी से हो जाएगा। गंगा के बारे में चर्चा किया, गंगे तो उसी हमारा गंगे मतलब गंगा, तो नमामि गंगे यह नदी गंगा नदी से संबंधित है। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? दक्षिण भारत की इसमें नदी कौन सी है? तो ये हमारा कृष्णा नदी हो जाएगा, क्योंकि गंगा क्या है उत्तर का है, ये दामोदर क्या है ये भी हमारा उत्तर में आता है, जो कि ये पश्चिम बंगाल और ये झारखंड का महत्वपूर्ण नदियां हैं। हुगली नदी क्या है? ये वेस्ट बंगाल का है, कोलकाता की महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो ये सब हमारा उत्तर और पूर्वी की नदी हो जाएगी, लेकिन ये कृष्णा नदी जो है हमारा साउथ की है। चलिए 4 नंबर देखते हैं, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? कितना प्रतिशत अलवणीय है? तो ये हमारा हो जाएगा कितना प्रतिशत? 3%। 3% जल जो हमारा अलवणीय है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना, जो राजस्थान की परियोजना है वो हमारा इंदिरा गांधी नगर परियोजना है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुआ था? बाढ़ का उद्देश्य प्रारंभ हुआ तो हमारा कोसी जो है सबसे अधिक अपना रास्ता चेंज करती है, और ये हमारा बिहार की मुख्य नदियों में से एक है, और सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है बिहार में तो कोसी नदी के द्वारा ही आती है। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? कौन सी नदी जो हमारा बेसिन पूर्वी भारत में है? तो वो हमारा हो जाएगा महानदी बेसिन, ऑप्शन नंबर सी के साथ। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल जो है हमारा सतलुज नदी पर है। और यह कहाँ है? ये हमारा पंजाब के साइड में एरिया में आपको मिल जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी बेसिन कहाँ है? गोदावरी बेसिन ये हमारा दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक गोदावरी है। सबसे लंबी नदी बोलेगा दक्षिण भारत की तो गोदावरी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल उपयोगी जल संसाधन कितना घन किलोमीटर है? तो कितना घन किलोमीटर है मतलब जल संसाधन वो हमारा हो जाएगा किलोमीटर क्यूब, तो 1122 किलोमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पायकारा जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है? पायकारा तो पायकारा हमारा तमिलनाडु में हो जाएगा। 12 नंबर, नीरू मीरू संबंधित है, तो नीरू मीरू किससे संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा जल संभरे प्रबंधन से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, लूनी नदी के प्रवाह की दिशा, लूनी नदी जो है वो बहती है, उसकी दिशा कैसी है? तो हमारा पश्चिमी दिशा में बहती है लूनी नदी। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी हमारा यमुना नदी है, और यही यमुना नदी नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है दिल्ली के समीप दिल्ली के क्रॉस करती है, तो ये दिल्ली की मुख्य नदी हो जाएगी हमारा यमुना नदी। आगे देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना जो है हमारा किस नदी पर हो जाएगा? तो ये हमारा नर्मदा नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? कौन सी नदी की? तो हमारा गंगा नदी की, क्योंकि यह सबसे बड़ी नदी भी है और हर प्रकार से यह पवित्र नदी भी मानी जाती है। गंगा को गंगा माता के नाम से भी जाना जाता है, तो ये एक प्रकार की बहुत उपयोगिता नदी है। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो क्या है? तो पारितंत्र का विकास। पारितंत्र का विकास सबसे महत्वपूर्ण कारक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? देखिए इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। नागार्जुन सागर वो किस परियोजना पर, किस नदी पर बनी गई है? परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर बनाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना स्थित है? कौन सा राज्य में हीराकुंड है? तो हीराकुंड मेरा उड़ीसा में है। हीराकुंड कौन सी नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे हीराकुंड है। 21 नंबर, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कहाँ है? यह हमारा राजस्थान में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था? हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है? अभी मैंने चर्चा कर दी, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया था, और ये कहाँ है? ये हमारा उड़ीसा में है। चलिए आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन बचे इस चैप्टर के। तो 23वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? सबसे कम मिट्टी ढोती है वो हमारी सतलुज नदी। चलिए इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन।
कहता है इनमें से कौन सूखा संभावित क्षेत्र है। सूखा संभावित क्षेत्र हमारा हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी के साथ इस प्रश्न का आंसर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर चैप्टर। 17 नंबर चैप्टर का जो टॉपिक का नाम है वो क्या नाम है, खनिज तथा ऊर्जा का संसाधन। ये चैप्टर थोड़ा लंबा होगा, 40-42 क्वेश्चन इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। आज खनिज के बारे में चर्चा किया गया है। देखिए आगे इसका पहला क्वेश्चन क्या है, सिंगरेनी। सिंगरेनी है तो क्या है सिंगरेनी, तो ये खनन नगर है, एक जगह है सिंगरेनी, वो हमारा खनन का नगर है। चलिए आगे चलते हैं। बैलाडीला। बैलाडीला जो प्रसिद्ध है किस लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 3 नंबर देखते हैं। गुरु हिंसानी खान किस खनिज से संबंधित है। गुरु हिंसानी खान जो है संबंधित है, किस से संबंधित है, वो लौह अयस्क से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो ऊर्जा का हम लोग फिर से इसका बार बार यूज कर सकते हैं, नवीकरणीय है। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है। मैग्नीज को मिलाएंगे तो हमारा इस्पात बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है, तो ये हमारा तमिलनाडु में है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देते हैं। लौह अयस्क का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र। लौह अयस्क का सबसे पहले उत्पादन कहाँ हुआ था, तो ये हमारा कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4। 8 नंबर देखते हैं। कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में है, वो हमारा कोयला के लिए प्रसिद्ध है कोरबा। 9 नंबर देखते हैं। अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है। अंकलेश्वर जो है हमारा पेट्रोलियम का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी के साथ 9 नंबर जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी पर है। महानदी घाटी पर कौन सा क्षेत्र है, तो कोरबा ही है। ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्योंकि कोरबा हमारा छत्तीसगढ़ में भी आ जाता है। आगे देखते हैं। इनमें भूरा कोयला कहाँ मिलता है, कोरबा। इनमें भूरा कोयला जो हमारा मिलता है वो हमारा तमिलनाडु में मिलता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करता है हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है। तो हीराकुंड पहले भी चर्चा हो चुकी है, ये उड़ीसा में है। डिगबोई कहाँ है, ये हमारा असम में है। तेल शोधक कारखाना कहाँ है, हमारा डिगबोई में है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी हमारा 1956 में हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, तो वह हमारा हुई थी 1984 में। चलिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसकी ऊर्जा की स्थापना जो की थी 1948 में की थी। हाँ 1948 में गांधी जी का मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। सिंदरी प्रसिद्ध है, बोलता है सिंदरी प्रसिद्ध है। सिंदरी है कहाँ, तो सिंदरी धनबाद में है, झारखंड में है। तो किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह उर्वरक का कारखाना के लिए। उर्वरक वहाँ बहुत ज़्यादा है कारखाना, उर्वरक का इसलिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर। रानीगंज है कहाँ, पहले ये देखते हैं। तो रानीगंज हमारा वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध हो जाएगा हमारा कोयला के लिए। चलिए रानीगंज झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल का समझिए तो बॉर्डर के आसपास ही है, ये हमारा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। जो विजयनगर है हमारा कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर देखते हैं। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। दुर्ग का जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो क्षेत्र कहाँ है, तो हमारा छत्तीसगढ़ में है। दुर्ग भिलाई ये सब कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। एशिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो हमारा गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है, ये भी हमारा गुजरात में ही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है रावलभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। रावलभाटा जो है हमारा किस राज्य में है, यह राजस्थान में हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। प्रथम परमाणु ऊर्जा हमारा तारापुर में किया गया था। तारापुर कहाँ है, ये हमारा महाराष्ट्र में है। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में है। जो बालाघाट हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो हमारा उत्तर प्रदेश। नरोरा कहाँ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा कहाँ है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है।
गोंडवाना के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध हो जाएगा, तो हमारा झारखंड का क्षेत्र हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, ये हमारा लिग्नाइट जो हो जाएगा भूरा हीरा कहते हैं लिग्नाइट को। 29 नंबर देखते हैं। नोवामुंडी लौ अयस्क क्षेत्र स्थित है। नोवामुंडी जो है कहाँ है, हमारा झारखंड के क्षेत्र में स्थित है। चलिए सलेम संबंधित है। सलेम जो किस संबंधित है, वो लोहा उत्पादन से, लोहा इस्पात का उत्पादन से संबंधित है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हुबली जो है सूती का केंद्र है, तो हुबली किस राज्य में है हमारा, तो हुबली जो हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा हुबली। 32 नंबर देखते हैं। सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली एक ज़िला है, यह कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, एमपी का एक ज़िला है। वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। एमपी के सिंगरौली में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, बहुत सारे वहाँ पर खदान हैं, माइंस हैं। चलिए आगे चलते हैं। नोएडा किस राज्य में स्थित है। नोएडा हमारा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, लेकिन इसका जो राज्य होता है वो हमारा गौतम बुद्धा होता है, गौतम बुद्धा नगर, उस मतलब ये डिस्ट्रिक्ट है, हमारा ज़िला है, और उसके अंदर ये हमारा नोएडा आता है उत्तर प्रदेश में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में मिलता है। सोना की बात करेंगे तो कर्नाटक हो जाएगा। ये सब बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे पहले से भी सब क्वेश्चन याद है, उतना कुछ देखने वाला रटने वाला चीज़ ये सब नहीं है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा, तो ये हमारा उड़ीसा हो जाएगा। 35 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर कहता है, 36 नंबर किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है। कौन सा खनिज को तरल सोना कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पेट्रोलियम को, ऑप्शन नंबर डी के साथ। 37 बोलता है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। शिव समुद्रम ये कौन से राज्य में है, तो हमारा कर्नाटक के राज्य में है शिव समुद्रम। और कौन से नदी पर यह बनाया गया है परियोजना, ये बनाया गया है कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पे। चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर का आता है कोडरमा। जो कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जो है हमारा किस लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए है। यह कोडरमा कहाँ है, ये आपका झारखंड में है। झारखंड में कोडरमा एक ज़िला है, झारखंड का ज़िला है, और अभ्रक वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चलिए खेतड़ी में क्या होता है। खेतड़ी में क्या होते हैं, तो तांबा की खान है खेतड़ी में। खेतड़ी राजस्थान में है। खेतड़ी कहाँ है, ये हमारा राजस्थान में है, खेतड़ी राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैलाडीला लौ अयस्क किस क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बैलाडीला जो है हमारा छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, 41 नंबर क्वेश्चन कहता है केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। केंदुझर मैग्नीज जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है, वो हमारा उड़ीसा के क्षेत्र में स्थित है। चलिए लास्ट 42 नंबर इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है धारावी मलिन बस्ती। धारावी कहाँ है, तो इससे पहले भी धारावी की चर्चा हो गया। ये हमारा मुंबई में है। ये झुग्गी झोपड़ी वाली एक बस्ती है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 17 भी खत्म हो गया, और अगला चैप्टर है 18 नंबर चैप्टर। 18 नंबर चैप्टर हमारा निर्माण उद्योग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो निर्माण का कैसे कैसे उत्पादन होता है, कैसे कैसे बनाया जाता है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारा कहता है राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है। तो राउरकेला कहाँ अवस्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। टाटा लौ अयस्क संयंत्र स्थित है तो कहाँ है ये टाटा हमारा जमशेदपुर में है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी। सब आसान से क्वेश्चन है, टिक आउट करते जाएंगे, एमसीक्यू टाइप के हैं, तनिक भी देर नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका टिक आउट करके आंसर बताते चलेंगे। इस प्रकार से हम लोग जल्दी वीडियो को समाप्त करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है। ट्राम्बे जो हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र में हो जाएगा। 5 नंबर नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी, कब की गई थी, 1991 में की गई थी। 6 नंबर विजयनगर लोहा इस्पात केंद्र किस राज्य में है। विजयनगर जो हमारा कर्नाटक में है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला था। कहाँ खुला था, तो ये हमारा खुला था राउरकेला में, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर देखते हैं तमिलनाडु के किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। सलेम में किया गया था। ये तमिलनाडु का एक जगह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है। सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बोकारो में स्टील प्लांट। लोहा का भी है वहाँ लोहा इस्पात, तो हमारा बोकारो में हो जाएगा, जिसे सेल का नाम जानते हैं, SAIL सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है
भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादक किस राज्य में होता है? चीनी का उत्पादन होता है और सबसे अधिक होता है महाराष्ट्र में। 11 नंबर, इनमें सूती कपड़ा उद्योग का विकास पहले कहाँ हुआ था? सूती कपड़ा का हुआ था वो मुंबई में हुआ था। सूती मिल भी सबसे पहले स्थापित किया गया था, वो अंग्रेज़ों के टाइम किया गया था, मुंबई में ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है? तो वो भद्रावती, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलेगा वो हमारा हो जाएगा कोयम्बटूर, और ऐसे भारत का मैनचेस्टर बोला जाएगा तो हो जाएगा हमारा अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? वो गुजरात में है। चलिए, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? मोहाली है, चंडीगढ़ में है मोहाली। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? यह खोला था हमारा हीरापुर में, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कहता है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी के साहचर्य से बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई 1937 में की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में की गई थी? तो कौन सा देश के सहयोग से किया गया था? ये हमारा रूस के सहयोग से, जो कि दुर्ग में किया गया था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से पश्चिम बंगाल में की गई थी? अभी दुर्गापुर का जो किया गया था ये किसके सहयोग से हुआ था? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इसके सहायता से हुआ था। चलिए बोकारो के बारे में पढ़ते हैं। तो बोकारो जो इस्पात स्टील है वो किस देश के सहयोग से हुआ था बोकारो का? तो ये हुआ था आपका रूस के सहयोग से। आगे देखते हैं राउरकेला। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र है, यह किस देश के लिए हुआ था सहयोग से? ये हमारा हुआ था जर्मनी के सहयोग से, ऑप्शन नंबर बी। ये 5 क्वेश्चन जो है आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन 17, 18, 19, 20, ये चारों क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिएगा। जो इस्पात संयंत्र है बोले तो स्टील नगरी है, और जो स्टील का स्थापना हुआ था कंपनी का वो किसके सहयोग से हुआ था? तो ये चारों क्वेश्चन आपका 17 से 20 तक लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, भद्रावती का संबंध किससे है? तो इसका संबंध लौह इस्पात से है, ऑप्शन नंबर ए। पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में है? तो पानीपत मेरा हरियाणा में हो जाएगा। बस खाली जगह का नाम याद रखिएगा तो आपको तेल शोधक पता चल जाएगा। पानीपत कहाँ? हरियाणा में है। पानीपत का युद्ध भी हुआ था, 3 गो युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जूट उद्योग की स्थापना हुआ था रिसरा में, ऑप्शन नंबर ए, रिसरा। 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सोलापुर हमारा सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। 25 नंबर देखते हैं, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? तो यह हो जाएगा कोलकाता और हावड़ा में हो जाएगा हुगली। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो मणिपाल मेरा कहाँ है? ये कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर बी। 27 देखते हैं, लोहा तथा इस्पात कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? तो यह लगाया था आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी के साथ। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? हीरा तराशने का वो हमारा सूरत में है। चलिए 29 नंबर देखते हैं, 1875 में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना कहाँ खोला गया था? तो यह खोला गया था कुल्टी में। कुल्टी का है, ये झारखंड के बगल में है, धनबाद के बाद कुल्टी आता है, वहीं पर खोला गया था। सूती वस्त्र की राजधानी, धनबाद के बाद कुल्टी। सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है? सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई हो जाएगा, और सबसे पहले सूती केंद्र का जो मिल खोला गया था वो भी मुंबई में ही खोला गया था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? टाटा आयरन स्टील जमशेदपुर में है। यह टाटा जी के द्वारा, जमशेदजी टाटा के द्वारा बनाया गया था। टाटा जमशेदपुर ये झारखंड में है। झारखंड का एक महत्वपूर्ण शहर है, बहुत विकसित शहर भी बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन भी है, सलेम इस्पात उद्योग है, यह कहाँ है? यह हमारा तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप का क्वेश्चन है, तनिक भी लेट ना करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और उसके आंसर बताते जाएंगे। इस तरह वीडियो को हम लोग अंत तक देखेंगे, स्किप नहीं करना है किन्हीं भी स्टूडेंट को। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर चैप्टर हमारा कहता है, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास।
इस चैप्टर का यही नाम है। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो देखते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये सभी को पता है 2015 में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके जो उस टाइम के जो टेम्प्रोरी परमानेंट होते हैं वो हमारा होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इस बार कौन है अभी पीएम? प्रधानमंत्री हमारा मोदी जी हैं, तो यह मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। चलिए, विकास का केंद्र बिंदु ये कहाँ है? यह हमारा है संसाधनों तक पहुँच, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीनों में है, तो इनमें से सभी का आंसर जाएगा हमारा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कहता है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ 1950 में हुआ था। लघु कृषक विकास संस्था किस संदर्भ में वर्णित है? यह हमारा लघु कृषक विकास के संदर्भ में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से देखिएगा क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है समन्वित जनजाति विकास परियोजना का उल्लेख किस संदर्भ में है? तो इसका जो उल्लेख होता है जनजाति के विकास के संबंध में है। 6 नंबर इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होती है? ये हमारा ब्यास नदी से पानी प्रवाहित होती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इंदिरा गांधी नहर की परिकल्पना 1948 में किस व्यक्ति ने किया था? उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो उस व्यक्ति का जो नाम हो जाएगा वो हमारा कांवर सेन। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था? वर्ष कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? तो 1958 में शुरू हुआ था, 1958 में। इंदिरा गांधी नहर का वर्तमान लंबाई कितनी है? तो वर्तमान लंबाई 9060 किलोमीटर है, 9060। इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले उसको राजस्थान का नहर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1951 में हुआ था, 1951। 51 से 56 में पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? अभी क्वेश्चन का आंसर मैं बताया हूँ, ऑप्शन नंबर 51 से 56 तक, ऑप्शन नंबर बी के साथ 1951 से 1956। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टाटा और बिरला ने मुंबई योजना कब बनाई थी? टाटा बिरला जो बनाई थी 1944 में बनाई थी, 13 का ए। 14 नंबर देखते हैं क्रियाओं को विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हमें क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग नियोजन कहते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर ए के साथ इसके आंसर जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सतत विकास की आवश्यकता का उद्देश्य किस योजना में रखा गया है? तो यह योजना कौन सी योजना में रखा गया है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो हमारा ए जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं रोजगारों की संख्या 2000 में कितनी हो गई थी? रोजगारों की संख्या 2000 में तो कितनी हो गई थी? 37.9 करोड़ हो गई थी। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन जो हमारा है 18वां नंबर है, वो कहता है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है? सरदार सरोवर जो परियोजना बनी है वो हमारा नर्मदा नदी पे बनी है, नर्मदा नदी पे। चलिए इस प्रकार से चैप्टर नंबर 19 भी खत्म हो गया है। चैप्टर नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर चैप्टर हमारा कहता है पर ये चैप्टर का नाम है परिवहन तथा संचार। परिवहन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में हम लोग देख के ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। चलिए इस क्वेश्चन का जो पहला है क्वेश्चन है कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार। जलमार्ग की बात किया गया है, एक कहाँ है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इलाहाबाद यूपी में है, हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। चलिए हजीरा विजयनगर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है। यह हजीरा कहाँ अवस्थित है? यह हमारा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई थी? कोंकण हमारा कब हुई थी? कब की बात की लेकिन ऑप्शन में तो कहाँ हुई थी ऐसा दे दिया है, यह गुजरात में हुई थी। चलिए ठीक है 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो रेल चला था 1853 में चला था, मुंबई और थाने के बीच। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इनसेट का संबंध किससे है? इनसेट का जो संबंध हो जाएगा वो हमारा उपग्रह संचार से हो जाएगा। 6 नंबर भारत का सबसे बड़ा पतन मुंबई, पतन मतलब बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ? तो मुंबई हो गया। कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? कोलकाता में कौन सी नदी पर है? तो कोलकाता में हमारा हुगली नदी पर हमारा ये है पतन है। 8 नंबर को देखते हैं निम्नलिखित पतनों में से कौन भारत का पूर्वी तट पर है? पूर्वी तट पर हमारा पारादीप हो जाएगा। ये हमारा पारादीप हमारा पूर्वी तट पर यह पतन स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
किस नगर में रेलगाड़ी ज़मीन के अंदर सुरंग में चलती है? ज़मीन के अंदर जो है सुरंग में चलती है। कौन सा नगर है वो हमारा? कोलकाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? अभी भी मैंने बता दिया, मुंबई से थाने के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तूतीकोरिन पतन, तूतीकोरिन है वो कहाँ है? वो हमारा तमिलनाडु में है। 12 नंबर, टीवी सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? टीवी का जो सेवा 1959 में प्रारंभ हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत के पास द्वीपों सहित लगभग कितना किलोमीटर लंबा समुद्री तट है? द्वीपों सहित कितना है? 7517 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें से द्वीप को भी शामिल किया गया है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को भी शामिल कर दिया गया है। सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है, वह सलाया कहाँ अवस्थित है? ये हमारा गुजरात में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हमारा जबलपुर में हो जाएगा। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कहलाता है वह कौन कहलाता है? तो वह नहावा शोवा। चलिए आगे चलते हैं। कारवाड़ पतन कहाँ है? तो यह कारवाड़ पतन हमारा कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर सी। पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर बनाया गया है? तो यह महानदी पे बनाया गया है पारादीप। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह हमारा पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है जो बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो कहता है भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो इससे पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया है। भारतीय रेल की शुरुआत 1853 में हुई थी और पहली रेल सेवा जो चली थी वो कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई और थाने के बीच। कोच्चि पतन अवस्थित है, कोच्चि जो है हमारा कर्नाटक केरल में अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, जलजन्य रोग ये क्या है? अतिसार जो है जल के द्वारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। कोलकाता पतन स्थित है, कोलकाता कहाँ है? ये हमारा पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? भारत में इंटरनेट का जो स्टार्टिंग हुआ था, लागू हुआ था, वो हमारा 1988 में हुआ था, 1988। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? मतलब ये डायरेक्ट बोला जा रहा है कि मोहाली कहाँ है, तो मोहाली हमारा चंडीगढ़ में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? कौन सा वर्ष में हुआ था रेडियो प्रसारित? तो ये हमारा हुआ था 1923 में। भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क, जो 4 महानगर को जोड़ती है उसे हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। और वो स्वर्णिम चतुर्भुज कौन कौन है? तो यहाँ है हमारा दिल्ली, यहाँ है हमारा मुंबई, नीचे है हमारा चेन्नई, इधर हमारा कोलकाता। ये चारों को जब जोड़िएगा तो एक चतुर्भुज बनेगा, इसी को हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। दिल्ली, मुंबई, इधर जगह चेन्नई, इधर जगह कोलकाता, चारों को चतुर्भुज के नाम से दर्शाया गया है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो नागपुर योजना जो हो जाएगा हमारा सड़क परिवहन से संबंधित है, क्योंकि वहाँ तो जल है नहीं, क्योंकि वहाँ समुद्र है नहीं, वायु से नहीं है, पाइपलाइन से संबंधित नहीं है, सड़क परिवहन से संबंधित है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हमारा हाजीपुर हो जाएगा, जो कि बिहार में है, गंगा नदी के उस पार है। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडल में विभाजित किया गया है? तो यह हमारा 16 मंडल में विभाजित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन खत्म। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 हमारा क्वेश्चन कहता है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग पूछेगा तो हमारा जमशेदपुर हो जाएगा, जो कि झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण शहर है, नगर है। 33 नंबर क्वेश्चन देते हैं। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का देखते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? वो पूर्व पश्चिम गलियारा जो हमारा जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर चैप्टर। 21 नंबर चैप्टर हमारा कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम लोग कैसे करेंगे, किस टाइप से करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 देशों के बीच परस्पर व्यापार क्या कहलाता है? यह व्यापार क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा।
क्योंकि दो देश की चर्चा किया गया है, दो जगह की नहीं किया गया है, एक जिला की नहीं किया गया, राज्य की नहीं किया गया, देश की चर्चा किया गया है। मतलब एक भारत देश है तो एक अमेरिका हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, विदेश हो गया। 2006 से 7 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन था? तो हमारा अमेरिका था। 3 नंबर देखते हैं, आजकल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार एशिया और आसियान के क्षेत्र हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखते हैं कि वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार कौन था? सबसे बड़ा साझेदार देश का नाम पूछा है तो हमारा अमेरिका सबसे ज़्यादा साझेदारी होता है भारत का। इनमें से कौन पतन नदी पर स्थित है? कौन सा पतन हमारा नदी पर स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा कोलकाता जो है हमारा नदी पर स्थित है, हुगली नदी पर स्थित है। चलिए चेन्नई पतन किस प्रकार का पतन है? चेन्नई जो है हमारा कृत्रिम पतन है। कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा बनाया गया है ये हमारा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खाद्यान्नों का आयात रोक दिया गया था? वह कौन सा दशक था? 1970 के दशक था। चलिए 8 नंबर, देश का सबसे बड़ा तथा प्राकृतिक पतन कौन है? सबसे बड़ा और प्राकृतिक पतन कौन हो जाएगा हमारा? ये हमारा मुंबई पतन हो जाएगा। मुंबई सबसे बड़े महानगर में भी गिनती होता है और सबसे बड़ा पतन भी है, सबसे बिजी पतन भी है बोल सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, न्यू मंगलोर पतन किस राज्य में है? न्यू मंगलोर जो हो जाएगा ये हमारा कर्नाटक में हो जाएगा। मैंगलोर, बेंगलोर ये सब कर्नाटक में है। मार्मागोवा पतन, मार्मागोवा जो है कहाँ है? गोवा। इस जो नामे में इसमें लगा हुआ है गोवा, तो हमारा गोवा में है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कार्य कर रहे हैं? हवाई अड्डा की चर्चा हुआ, कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो 25 है, 25 को हवाई अड्डा हमारा अंतर्राष्ट्रीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? कौन था? तो वो हमारा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर हमारा चेन्नई हो जाएगा, ये हमारा क्या है? पूर्वी तट पर है। बाकी सब ये हमारा पश्चिमी पे है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप कहाँ है? ये हमारा उड़ीसा में है, ये भी पूर्वी में हो जाएगा हमारा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? स्थलबद्ध पोताश्रय कौन हो जाएगा? विशाखापट्टनम। ये क्या है? आंध्र प्रदेश की एक शहर है। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। विदेशी व्यापार का जो वहन होता है वो कैसे होता है? तो वो हमारा होता है समुद्र के द्वारा, उसे कह सकते हैं समुद्र द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2003 से 4 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था वो हमारा कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने प्रमुख पतन हैं? पतन है तो कितने प्रमुख हैं? हमारा 12 पतन ही इम्पोर्टेंट है, प्रमुख हैं। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा मालाबार तट पर अवस्थित है? ये हमारा कोच्चि हो जाएगा, मालाबार तट पर हमारा कोच्चि है। भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या कितनी है? उसकी संख्या हो जाएगी 7500। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है? किस वस्तु का? तो वह हमारा है इंजीनियरिंग का जो निर्यात है उदारीकरण के बाद बढ़ा है। 21 का सी। तूतीकोरिन पतन कहाँ स्थित है? तूतीकोरिन, इससे पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। तूतीकोरिन ये कहाँ है? ये हमारा तमिलनाडु में है और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22वां नंबर चैप्टर, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है 22वां नंबर चैप्टर। 22वां नंबर चैप्टर का जो नाम है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। चलिए इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है हमारा, कितने pH मान का जल प्रदूषक माना जाता है? कितने pH रहेगा तो जल का प्रदूषण हो जाएगा? वो हमारा 3 pH रहेगा तो जल का प्रदूषण माना जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो ध्वनि, देखिए उद्योग से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, मोटर वाहन से भी होता है, लाउड स्पीकर से भी होता है। तो इनमें से 4 ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही है, इनमें से सभी हो जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कर आगे बढ़ते हैं। कहता है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण, मृदा का अपरदन है उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी।
4 नंबर कहता है नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी की सफाई के लिए संबंधित है। नमामि गंगे, गंगा है तो गंगे के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसकी सफाई गंगा नदी पे होगी। वायु प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो वायु प्रदूषण के कारण होती है श्वसन के तंत्र, ये भी होती है, तंत्रिका तंत्रीय ये भी होती है, रक्त संचार तंत्र से ये भी बीमारी होती है। तो इनमें से सभी तीनों बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं। भू निम्नीकरण का कारण कौन सा है। भू निम्नीकरण का जो कारण है वो हमारा कौन सा है, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, लवणता भी है, मृदा अपरदन भी है, और ये हमारा भू क्षारता भी है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है विषैली धातुएं वातावरण में किस प्रकार फैलती है, तो यह उद्योगों के कचरे से फैलती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग किस तरह के होते हैं, तो जल जनित, जलों के द्वारा 1/4 रोग होते हैं हमारा। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है। कोरोना का बीमारी से क्या प्रभावित होती है, तो श्वसन तंत्र को ज़्यादा प्रभावित हुआ था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है। भूमि निम्नीकरण का जो कारण हो जाएगा वो हमारा भू क्षारता, मृदा अपरदन, जल जमाव, तीनों, तो इनमें से सभी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो इससे पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। यमुना नदी, यह दिल्ली के समीप से गुजरती है, दिल्ली की मुख्य नदी है, तो यह क्या है, सबसे प्रदूषित नदी है हमारा भारत में। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिकीकरण में कौन सा प्रदूषण होता है। औद्योगिकीकरण में कौन सा होगा, तो इसमें जल प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण भी होगा, ध्वनि प्रदूषण भी हो गया, तो तीनों प्रदूषण इनमें से होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। जल प्रदूषण के द्वारा सबसे ज़्यादा बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है। कौन सा रोग, तो अतिसार जल के द्वारा होता है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो हुआ था वो हमारा 1938 में हुआ था। 16 नंबर देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन, ध्वनि प्रदूषण किस में माप सकते हैं हम लोग, डेसिबल में माप सकते हैं। कितना डेसिबल ध्वनि प्रदूषित हुआ है उसको हम लोग माप सकते हैं। और ये आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है। यह आखिरी क्वेश्चन है, कहता है औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। इस क्वेश्चन को पहले भी हम लोग देख चुके हैं। औद्योगिकरण से रिपीटेड क्वेश्चन है। तीनों प्रदूषण होगा, इनमें से सभी, जल प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण भी होगा और ध्वनि प्रदूषण होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर 11 देख लिए हैं। चैप्टर 12 से लेकर 22 तक देखें। इनमें से कुल 11 चैप्टर था। 11 चैप्टर को मैंने लाइन बाय लाइन MCQ टाइप क्वेश्चन करवा दिया हूँ, और ये सभी SCERT लेवल के भूगोल के क्लास 12 के क्वेश्चन थे। तो सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो को स्किप नहीं करें, और सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में मैं 2 वीडियो में बनाया हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 का नाम दिया हूँ। ये इन सभी को एक बार में कर लें, ताकि वीडियो सबसे छोटा हो चुका है, एक घंटे का वीडियो है, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार से हो, बिहार स्टेट हो, चाहे बिहार 69 हो, चाहे बिहार से कोई भी रिलेटेड एग्ज़ाम हो, चाहे वो दरोगा का ही क्यों ना हो, बिहार से बाहर का भी एग्ज़ाम हो, सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनमें से भूगोल के इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अभी तक जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर कर दें, और वीडियो के जो अंत में वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया गया है, तो उस लिंक में जाकर आप लोग वीडियो का टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और वहाँ से ये सब वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।